welcome to the world of company law. Yes, my dear friends, I, Professor Kunal Shah, over here welcomes you for a topic called as declaration and payment of dividend. हाँ जी मेरे दोस्तों, ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर किया गया है अंडर चैप्टर नंबर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. चैप्टर नंबर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. इस पूरे चैप्टर में वी आर गोइंग टू कवर द प्रोविजंस फ्रॉम सेक्शन नंबर 123 से लेकर सेक्शन नंबर 127 तक. ऑन एन एवरेज ये चैप्टर आपको 6 to 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है. ओवर हियर let us first understand the meaning of the word dividend. Yes, my dear friends, आम आदमी के भाषा में डिविडेंड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. डिविडेंड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. बट आप ये बात जानते हो और ये बात मैं भी जानता हूं कि यू गाइज नो दैट द वर्ड dividend is been defined under section number 2 clause 35. Section number 2 clause 35 of Companies Act 2013 deals with dividend. जहां पर लॉ मेकर ने बोला कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड. डिविडेंड includes interim dividend. This is the definition of the word dividend. This is the definition of the word dividend. अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो डिविडेंड का डेफिनेशन इनक्लूसिव इन नेचर वाला है. The definition of the word dividend is inclusive in nature. तो इस टॉपिक में जो रूल्स डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं, ऑल दैट रूल्स इंटरिम डिविडेंड के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, बिकॉज डिविडेंड इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ इंटरिम डिविडेंड एज वेल. तो आम आदमी के भाषा में डिविडेंड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स. ओवर हियर लॉ मेकर ने बोला कि डिविडेंड इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ इंटरिम डिविडेंड. यहां पर हम डिविडेंड के टाइप्स को देख लेते हैं. तो डिविडेंड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले आता है डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. जब हम बात करते हैं डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बारे में, तो लॉ मेकर बोलता है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिविडेंड कैन बी आइदर समथिंग कॉल्ड एज फाइनल डिविडेंड, या तो डिविडेंड कैन ऑल्सो बी समथिंग कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड. तो टाइम के अनुसार डिविडेंड को दो हेडिंग में बांटा गया, दैट इज फाइनल डिविडेंड एज वेल एज इंटरिम डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड बोलेगा तो ऐसा कोई भी डिविडेंड which is been declared at the annual general meeting. ऐसा कोई डिविडेंड which is been declared at annual general meeting, उस डिविडेंड को हम कहते हैं फाइनल डिविडेंड. अगर मैं इंटरिम डिविडेंड का बात करूं तो यस माय डियर फ्रेंड्स, इंटरिम डिविडेंड is been declared by the board of directors. It can be declared any time, either during the financial year or even after the financial year, but before calling the annual general meeting. During the year अगर कंपनी को प्रॉफिट्स हुआ एंड अगर कंपनी अपने प्रॉफिट्स का बंटवारा करना चाहती है, मतलब कंपनी अपने क्वार्टरली प्रॉफिट्स अपने मेंबर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहती है, तो दैट डिविडेंड इज कॉल्ड एज एन इंटरिम डिविडेंड. फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया बट अभी तक एनुअल जनरल मीटिंग आया नहीं है, तो उसके पहले भी अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो दैट डिविडेंड इज आल्सो कॉल्ड एज एन इंटरिम डिविडेंड. ओवर ईयर फाइनल डिविडेंड का जो रेट होता है, द रेट ऑफ डिविडेंड
इज रेकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट वो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है बाय द मेंबर्स इन एन एनुअल जनरल मीटिंग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया अ डिविडेंड एट द रेट ऑफ 40%, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड रेकमेंड किया एट द रेट ऑफ 40%, तो मेंबर्स कैन पास अ रेजोल्यूशन आइदर फॉर अ लोअर रेट और एग्जैक्टली एट द recommended rate, but members can never ever declare a dividend at a rate higher than the rate recommended by the board of directors. So on the basis of time, dividend can be final dividend or it can also be an interim dividend. Okay, dividend को हम classify कर सकता है even on the basis of share. Dividend को हम classify कर सकता है even on the basis of shares. On the basis of shares, dividend दो चीज में बांटा जाता है. That is, one is called as a preference share, another is called as an equity share. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम डिविडेंड थोड़ा प्रेफरेंस में देते हैं, फॉर दैट रीजन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रेफरेंस डिविडेंड. अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देंगे एज पर द पॉलिसी मेंटेन बाय द कंपनी, बट यहाँ पर दोनों में से सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है. अब प्रेफरेंस शेयर को भी हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं एज समथिंग कॉल्ड एज cumulative preference share and something called as non-cumulative preference share. Okay, what do you mean by cumulative preference share? तो ये एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर होता है जिसमें डिविडेंड का अमाउंट अक्यूमुलेट होते रहता है. डिविडेंड का अमाउंट अक्यूमुलेट होते रहता है टिल द टाइम इट इज नॉट पेड. एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं बांटा, बट नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर में जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी पिछले साल का भी प्रेफरेंस डिविडेंड देगा एंड इस साल का भी प्रेफरेंस डिविडेंड देगा. तो ऐसा कोई प्रेफरेंस शेयर जिसमें डिविडेंड का अमाउंट अक्यूमुलेट हो जाता है, इट इज कॉल्ड एज अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. बट अगर डिविडेंड अक्यूमुलेट नहीं हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एज अ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. इट इज कॉल्ड एज अ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. तो यहां पर हमने डिविडेंड का मीनिंग भी समझा एंड हमने डिविडेंड का टाइप्स भी समझ लिया. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, डिविडेंड कैन बी इंटरिम डिविडेंड एज वेल एज फाइनल डिविडेंड. On the basis of shares, dividend can be something called as preference share, that is a preference dividend, as well as equity share, that is there can be something called as an equity dividend. Preference share में वापस से further bifurcation हो सकता है cumulative preference share as well as non cumulative preference share. अगर dividend accumulate होता है तो it is a cumulative one, but अगर कोई भी प्रकार का accumulation allowed नहीं है तो it is called as a non cumulative one. Over here, जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देगा एंड उसके बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तो प्रॉफिट का बंटवारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को किया जाता है. वो प्रॉफिट का बंटवारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को किया जाता है. उसी चीज को यहाँ पर हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में हेडिंग बाय हेडिंग डिटेल में एक्सप्लेन किया है. इंटरिम डिविडेंड के बारे में, फिर यहाँ पर फाइनल डिविडेंड के बारे में, फिर आता है अपना डिविडेंड that is upon the basis of preference share and upon the basis of equity share. Preference share में भी दो पार्ट है, that is cumulative preference share as well as non cumulative preference share. Over here हम शुरुआत करते हैं with the very first provision which is one of the important provision of this chapter, that is section number 123. That is section number 123. Section number 123 of Companies Act 2013. Section number 123 of Companies Act 2013 deals towards declaration of dividend. Deals towards
डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस को समझना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस को समझना पड़ेगा एंड ज़्यादा नहीं, कुल मिलाकर 10 रूल्स है, कुल मिलाकर 10 कंडीशंस है जो एक कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डिक्लेयर डिविडेंड, इन ऑर्डर टू डिक्लेयर डिविडेंड। ओके, लॉ मेकर बोलता है कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो बॉस डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फंड्स, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फंड्स। तो लॉ मेकर ने बोला कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है नंबर 1 आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर। या तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस ईयर्स बोलेगा तो कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स विच इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स, टू बी मोर प्रिसाइज इट शुड बी अ फ्री रिजर्व्स, टू बी मोर प्रिसाइज इट शुड बी अ फ्री रिजर्व्स। तो यहाँ पर जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है तो वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है अपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से या तो अपने प्रीवियस ईयर के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स में से, या तो कंपनी दोनों का दोनों अमाउंट यूज कर सकता है, कंपनी दोनों का दोनों अमाउंट यूज कर सकता है। जब भी प्रॉफिट्स का बात किया जाएगा तो प्रीटी ऑब्वियस है प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड आफ्टर मेकिंग प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन, आफ्टर मेकिंग प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पर लॉ मेकर बोलता है कि कंपनी कैन ऑल्सो डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द अमाउंट, आउट ऑफ द अमाउंट प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आउट ऑफ द अमाउंट प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट कंपनी को प्रोवाइड किया रहेगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, तो उसी पैसों का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है एंड उसी पैसों में से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो डिविडेंड बांटा जा सकता है फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, डिविडेंड बांटा जा सकता है फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज। ओके, दूसरे पॉइंट पे आते हैं जहां पर लॉ मेकर बोलता है कि अगर कंपनी को करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है, कंपनी को करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है, तो सर ये करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट हुआ है क्या कंपनी पूरा का पूरा प्रॉफिट अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? द आंसर इज यस। करंट ईयर का पूरा प्रॉफिट अगर कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड के रूप में देना चाहती है तो दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। सर करंट ईयर के प्रॉफिट में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से अगर कुछ हिस्सा कंपनी ट्रांसफर करवाना चाहती है टुवर्ड्स फ्री रिजर्व्स, कुछ हिस्सा कंपनी ट्रांसफर करवाना चाहती है टुवर्ड्स फ्री रिजर्व्स, तो क्या ये चीज किया जा सकता है? लॉ बोला यस, क्यों नहीं किया जा सकता है? अगर करंट ईयर के प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा कंपनी अगर फ्री रिजर्व्स में ट्रांसफर करवाना चाहती है तो वो भी अलाउड है। सर ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो लॉ बोलता है कि ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। मतलब ये कंपनी स्वयं डिसाइड करेगा, मतलब ये कंपनी स्वयं डिसाइड करेगा कि वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फ्री रिजर्व्स में ट्रांसफर करना चाहती है या नहीं चाहती है। सर अगर करवाया तो अच्छी बात या बुरी बात? सी दैट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, दैट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। लॉ मेकर ने क्या बोल दिया? लॉ मेकर ने बोल दिया कि अगर करंट ईयर में तुम्हारे कंपनी को प्रॉफिट है, अगर करंट ईयर में तुम्हारे कंपनी को प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अगर आप फ्री रिजर्व्स में ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो करवाओ, नहीं करवाना चाहते हो तो मत करवाओ।
दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। अच्छा, अब आप पूछोगे सर प्रॉफिट का कितना परसेंटेज, प्रॉफिट का कितना परसेंटेज हिस्सा फ्री रिजोर्स में ट्रांसफर करने का, तो लॉ बोलता है कि ये चीज का डिसीजन भी कंपनी स्वयं लेगा, ये चीज का डिसीजन भी कंपनी स्वयं लेगा। तो कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स तुम ट्रांसफर करवाना चाहता है इनटू फ्री रिजर्व, उस चीज का डिसीजन भी कंपनी स्वयं लेगा। मतलब यहाँ पर लॉ मेकर ने कोई भी प्रकार का मैंडेटरी वाला चीज इंपोज किया नहीं है। ओके, तीसरा पॉइंट यहाँ पर लॉ मेकर बोलता है कि सर अगर मान लो कंपनी को करंट ईयर में नुकसान हुआ है, कंपनी को करंट ईयर में नुकसान हुआ है, एंड अगर कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है, करंट ईयर में कंपनी को नुकसान हुआ है एंड अगर कंपनी फिर भी अगर डिविडेंड बांटना चाहती है तो अलाउड है या नॉट अलाउड है? लॉ बोला दैट्स अलाउड। अगर करंट ईयर में कंपनी को नुकसान भी हुआ है फिर भी अगर कंपनी डिविडेंड बांटना चाहती है तो वो अलाउड है, वो अलाउड है। बट सर कंपनी अब पैसा किधर से निकालेगा डिविडेंड बांटने के लिए? तो लॉ बोला कि बॉस ये डिविडेंड बांटने के लिए कंपनी अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज कर सकता है, कंपनी अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज कर सकता है। बट कौन से रिजर्व्स को यूटिलाइज करने का? तो लॉ मेकर बोला ओनली एंड ओनली फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज करने का, दूसरे कोई रिजर्व्स को यूटिलाइज कंपनी कर सकता नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंपनी ने एक रिजर्व बनाया था कॉल्ड एज डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। सर तो उस अकाउंट में बहुत सारा पैसा पड़ा है, तो क्या सर हम उस पैसे को यूटिलाइज कर सकता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स? लॉ बोला नहीं। सर तो हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को यूटिलाइज कर सकता है क्या? लॉ बोला नहीं 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 नहीं। जब भी कोई कंपनी अपने रिजर्व्स में से पैसा विड्रॉ करके अगर डिविडेंड बांटना चाहेगा तो वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने फ्री रिजर्व्स को यूज कर सकता है, दूसरे कोई रिजर्व्स को हाथ लगाने का नहीं। ओके, चौथा पॉइंट यहां पर लॉ मेकर बोलता है कि सर कोई भी कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है, कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, तो सर वो कंपनी फ्री रिजर्व्स को कब टच करेगा? व्हेन विल अ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स? तो लॉ बोला कि अगर ये दो कंडीशन में से कौन सा भी एक कंडीशन फुलफिल हुआ तो ही वो कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स को टच करेगा, तो ही वो कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स को टच करेगा। तो फ्री रिजर्व्स को टच कब किया जाएगा? जब या तो नंबर वन करंट ईयर में, या तो नंबर वन करंट ईयर में कंपनी को लॉस हुआ है। देख भाई, करंट ईयर में कंपनी को लॉस हुआ है फिर भी कंपनी के अंदर चर्बी पड़ा है डिविडेंड बांटने का, तो भैया बांटने दो, बांटने दो, बांटने वाले को मना थोड़ी किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर कंपनी को करंट ईयर में लॉस भी हुआ है तो भी वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, जहां पर वो कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स का सहारा लेगी एंड डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी। या तो करंट ईयर में, या तो करंट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, करंट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है बट वो प्रॉफिट इनएडिक्वेट इन नेचर है, वो प्रॉफिट इनएडिक्वेट इन नेचर है। प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट इन नेचर मतलब जितना प्रॉफिट हुआ है उतना प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी क्या करेगा? अपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स को यूज करेगा अलोंग विथ
रिजर्व्स में से थोड़ा सा पैसा बाहर निकालेगा, दोनों को ऐड करेगा एंड कंपनी डिविडेंड बांट देगा। तो अगर ये दोनों में से अगर कौन सा भी एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ही कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। चल एक बार सेक्शन नंबर 123 के 4 कंडीशंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं वापस से। एक क्विक रिकैप मारते हैं। पहला पॉइंट क्या बोला? अबाउट द सोर्सेज ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द करंट ईयर आफ्टर मेकिंग प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन, या तो कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर्स आफ्टर मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। या तो कंपनी दोनों अमाउंट को यूटिलाइज कर सकता है, या तो कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये चारों का 4 पॉइंट हम लोग ने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर दिया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है टुवर्ड्स ट्रांसफर टू रिजर्व्स। याद कर मैंने आप लोग को बोला था कि अगर करंट ईयर में कंपनी को प्रॉफिट हुआ था तो बॉस इस प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांटने से पहले क्या मैंडेटरीली कुछ हिस्सा कंपनी फ्री रिजर्व्स में ट्रांसफर करेगा क्या? तो लॉ बोला कि ये मैंडेटरी नहीं है एंड जितना करने का है ये कंपनी खुद डिसाइड करेगा। ये मैंडेटरी नहीं है एंड जितना भी तुमको ट्रांसफर करना रहेगा वो कंपनी स्वयं डिसाइड करेगा। ओके, यहाँ पर जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करवाना चाहती है आउट ऑफ इट्स फ्री रिजर्व्स तो लॉ बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व्स को ही यूटिलाइज किया जा सकता है, दूसरे कोई भी रिजर्व्स को यूटिलाइज किया जा सकता नहीं है। जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दैट इज आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स, ये कब होएगा? ये तब होएगा जब करंट ईयर का प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, या तो करंट ईयर में देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ लॉस। फिर भी कंपनी प्रपोज करती है टू डिक्लेयर डिविडेंड, फिर भी अगर कंपनी प्रपोज करती है टू डिक्लेयर डिविडेंड तो कंपनी अपने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को दैट इज कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर अगर कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज करेगी तो कंपनी को कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स तो उस कंपनी को कुछ कंडीशंस है, कुछ रूल्स है जो फॉलो करने पड़ेंगे। ये जो भी कंडीशंस है, ये जो भी रूल्स है, ये हम लोग समझने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट नंबर 5 पे। बट दिस कंडीशंस आर बीन एग्जेम्प्टेड, दिस कंडीशंस आर बीन एग्जेम्प्टेड टू अ गवर्नमेंट कंपनी, दिस कंडीशंस आर बीन एग्जेम्प्टेड टू अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ओवर ईयर लॉ मेकर बोलता है कि अगर आपका कंपनी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से, फ्री रिजर्व्स में से अगर 25 पैसा चवन्नी भी उठाकर डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता है तो वो कंपनी सबसे पहले कुछ कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, वो कंपनी सबसे पहले कुछ कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। वो जो भी कंडीशंस है उन कंडीशंस को हम अभी हमारे पॉइंट नंबर 5 में समझने वाले हैं। बट दोस कंडीशंस आर बीन एग्जेम्प्टेड टू अ गवर्नमेंट कंपनी। ओके, अब हम जाते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 पे एंड हम उन कंडीशंस को समझते हैं। देख बॉस, ये जो भी कंडीशंस में तुमको समझाने वाला है, दिस आर द कंडीशंस which are required to be followed, these are the conditions which are required to be followed whenever a company declares dividend, whenever a company declares dividend out of free reserves, a company declares dividend out of free reserves। अगर आपका कंपनी सिर्फ और सिर्फ, अगर आपका कंपनी सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट्स को इस्तेमाल कर रहा था
एंड डिविडेंड बांट रहा था, तो फिर इन दैट सिचुएशन आपके कंपनी को इन कंडीशंस को फॉलो करने का जरूरत नहीं है। बट अगर तुम्हारा कंपनी फ्री रिसोर्स में से थोड़ा भी पैसा विड्रॉ किया एंड उसको डिविडेंड के बांटने के तौर पे यूज किया, तो फिर आपके कंपनी को ये कुछ थोड़ा कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा। हाँ सर बताओ ना क्या कंडीशंस है, बताओ ना सर, हम डरते थोड़ी है सर, हमको तो सब आता है, ये तो हम लोग का रिवीजन चल रहा है ना सर, तो हम लोग फटाफट रिवाइज करेगा और ये चैप्टर खत्म करेगा। चल तू भी बोल, मैं भी बोलता है, साथ में बोलता है ना, व्हाट आर द कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। यहाँ पर लॉ मेकर बोलता है कि इन दिस केस द रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी लेसर देन इक्वल टू the average rate of dividends of last 3 years. In this case, the rate of dividend should be lesser than equal to the average rate of dividend of last 3 years. Example, करंट ईयर में हमारे कंपनी के पास जो प्रॉफिट है, एग्जाम्पल 2 करोड़ रुपए का, हम डिविडेंड बांटना चाहता है 10 करोड़ रुपए का, मतलब हमारे पास जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो इनएडिक्वेट है। कितने से इनएडिक्वेट है? तो 8 करोड़ रुपए से इनएडिक्वेट है। तो हमारा कंपनी क्या सोचा कि भाई 2 करोड़ रुपए का जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो तो हम यूटिलाइज करेगा ही करेगा, लगे हाथ फ्री रिजर्व्स में से 8 करोड़ रुपया विड्रॉ करते हैं, लगे हाथ फ्री रिजर्व्स में से 8 करोड़ रुपया विड्रॉ करते हैं। लॉ बोला है शाणे, अगर फ्री रिजर्व्स में से पैसा विड्रॉ करेगा ना, अगर फ्री रिजर्व्स में से पैसा विड्रॉ करेगा तो तुम्हारे कंपनी को कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। हमने कितना रुपया विड्रॉ करना है? 8 करोड़ रुपया विड्रॉ करना है। तो लॉ क्या बोल रहा है कि बॉस रुक जा, पहले रुक जा, ये सब करने से पहले ये देख, तुम जो डिविडेंड का रेट डिक्लेयर कर रहे हो, इज द रेट लेसर देन इक्वल टू द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 इयर्स। सर हमारे पिछले 3 साल का डिविडेंड का एवरेज बनता है 300% का, और इस साल हमारा कंपनी फ्री रिजोर्स को यूटिलाइज कर रहा है, डिविडेंड बांट रहा है, तो हमने हमारा डिविडेंड का रेट 100% का ही रखा है। ओ 3 साल का एवरेज डिविडेंड 300% है, एंड इस साल अगर तुम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो बाय यूटिलाइजिंग फ्री रिजोर्स तो 100% ही कर रहे हो, मतलब इस साल तुम्हारा रेट ऑफ डिविडेंड इज लेसर देन इक्वल टू द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 3 इयर्स। परफेक्ट है, कंडीशन नंबर 1 आप लोग ने फॉलो किया है। सेकेंड कंडीशन बोलता है कि कंपनी मैक्सिमम कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है, कितना अमाउंट मैक्सिमम विड्रॉ कर सकता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। सर हम क्या बोलते हैं सर, पूरा का पूरा फ्री रिजर्व्स खाली करवा देते हैं ना सर। सर इस बार है ना पूरा फ्री रिजर्व्स खाली करवा देते हैं सर। अरे भाई ना चाले, ऐसा सब चीज ना चाले। तो कंपनी फ्री रिजर्व्स में से मैक्सिमम कितना रुपया विड्रॉ कर सकता है? तो लॉ बोला द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन बाय अ कंपनी कैन बी 10% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। 10% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। इससे ज्यादा का पैसा तुम्हारा कंपनी फ्री रिजर्व्स में से विड्रॉ कर सकता नहीं है। चल यहां पर हमारा कंपनी 8 करोड़ रुपया फ्री रिजर्व्स में से विड्रॉ करवाना चाह रहा था। तो सर क्या हम लोग 8 करोड़ रुपया रिजर्व्स में से विड्रॉ करवा सकते हैं क्या? लेट अस चेक। अगर मैं तुझे बोलूं कि हमारे कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ का है, फ्री रिजर्व्स 90 करोड़ का है, तो दोनों को अगर हमने ऐड किया तो वो बन जाता है 100 करोड़। उसका हम लोग मैक्सिमम 10% विड्रॉ कर सकता है, मतलब हमारे पास पावर है फ्री रिजर्व्स में से 10 करोड़ रुपया विड्रॉ करने का। बट हम विड्रॉ कितना करने वाला है? हम विड्रॉ करने वाला है सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ रुपया। मतलब अगर आप नोट करेगा तो हमारा रेट ऑफ डिविडेंड भी बराबर मेंटेन था,
एंड यस, हमने जितना पैसा रिजर्व्स में से, दैट इज फ्री रिजर्व्स में से विड्रॉ करना था, हमने उसके लिमिट में ही रिजर्व्स में से विड्रॉ किया है, उससे ज्यादा पैसा रिजर्व्स में से विड्रॉ किया नहीं है। यहां पर थर्ड पॉइंट लॉ मेकर बोलता है कि जो भी पैसा तुम्हारा कंपनी फ्री रिजर्व्स में से विड्रॉ करता है, दैट मनी शुड बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड, दैट मनी should be first utilized to set off the losses of current year, to set off the losses। अब जो भी फ्री रिजर्व में से पैसा विड्रॉ किया, हम लोग ने कितना विड्रॉ किया, हम लोग ने 8 करोड़ रुपया विड्रॉ किया, तो ये 8 करोड़ रुपया हमारा कंपनी सबसे पहले यूटिलाइज करना चाहिए टू सेट ऑफ लॉसेस, एंड उसके बाद बचे हुए पैसे को हम यूज कर सकते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। हमारे एग्जाम्पल में करंट ईयर में कोई भी प्रकार का हमें लॉस था ही नहीं, तो हमें कोई भी पैसे को सेट ऑफ करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम ये पूरा का पूरा 8 करोड़ रुपया जो फ्री रिजर्व में से विड्रॉ किया है, उसको हम यूटिलाइज कर सकता है, उसको हम यूटिलाइज कर सकता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। आखिरी कंडीशन यहां पर आता है, आखिरी कंडीशन यहां पर आता है कि जिस दिन कंपनी ने अपने फ्री रिजर्व्स में से पैसा विड्रॉ किया, तो प्रीटी ऑब्वियस है ना बॉस, फ्री रिजर्व्स में से अगर पैसा विड्रॉ करोगे तो फ्री रिजर्व्स के अंदर बैलेंस तो कम हो जाएगा। तो लॉ मेकर बोलता है बैलेंस इनसाइड फ्री रिजर्व्स, बैलेंस inside free reserves, balance inside free reserves shall not fall below 15% of its paid up capital, it shall not fall below 15% of its paid up capital। चल याद कर, हमारे एग्जाम्पल में पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए का था, उसका अगर मैं 15% करूं तो वो बन जाता है 1.5 करोड़ रुपया। मतलब फ्री रिजर्व्स के अंदर मिनिमम 1.5 करोड़ का तो बैलेंस होना ही चाहिए आफ्टर विड्रॉवल। हमारे पास फ्री रिजर्व्स था 90 करोड़ रुपए का, जिसमें से हमने 8 करोड़ रुपया विड्रॉ किया, मतलब आफ्टर विड्रॉवल हमारे फ्री रिजर्व में पैसा 82 करोड़ रुपीस अभी भी मेंटेन है। तो देख भाई देख, द बैलेंस इनसाइड फ्री रिजर्व इज मच हायर देन 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो हमने यहाँ पर ये चारों के चार कंडीशंस को फुलफिल किया है, मतलब यहाँ पर हमारा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करवा सकता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करवाना चाहेगा आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दैट इज फ्री रिजर्व्स, तो वो कंपनी इन चार कंडीशंस को फॉलो जरूर करेगा, वो कंपनी इन चार कंडीशंस को फॉलो जरूर करेगा। दैट इज कंडीशन नंबर 1, द रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी लेसर देन इक्वल टू द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड्स ऑफ लास्ट 3 years। सेकेंड कंडीशन बोलता है कि बॉस हम लोग कितना पैसा फ्री रिजर्व में से विड्रॉ कर सकता है, तो इट कैन बी लेसर देन इक्वल टू 10% बट नॉट एक्सीडिंग 10%, लेसर देन इक्वल टू 10% चलेगा, दैट इज मैक्सिमम 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ओके, तीसरा कंडीशन बोलता है कि जो भी पैसा हम लोग ने फ्री रिजर्व में से विड्रॉ किया, वो पैसा हमें सबसे पहले यूटिलाइज करना पड़ेगा टू सेट ऑफ द लॉसेस, टू सेट ऑफ द लॉसेस। ओके, आखिरी कंडीशन यहाँ पर बोला गया था कि बॉस फ्री रिजर्व में से पैसा विड्रॉ करने के बाद द बैलेंस इनसाइड द फ्री रिजर्व शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल, द बैलेंस इनसाइड द फ्री रिजर्व शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो हमने यहाँ पर ये 5वां नंबर का पॉइंट भी खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द 6th पॉइंट ऑफ सेक्शन नंबर 123।
आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द 6th पॉइंट ऑफ सेक्शन नंबर 123। लॉ मेकर ने बोला कि ए भाई जिस दिन तुम्हारा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, दैट इज द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जिस दिन तुम्हारा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, उधर से 5 दिनों के अंदर अंदर विद इन 5 डेज आपका कंपनी डिविडेंड का अमाउंट ट्रांसफर कर देने का, इनटू अ सेपरेट अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक। मतलब जिस दिन तुम्हारा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया, उधर से 5 दिनों के अंदर वो डिविडेंड का पैसा तुम्हारा कंपनी एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा कंपनी 10 करोड़ रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो ये 10 करोड़ रुपया हमारा कंपनी 5 दिन के अंदर एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। That is called as dividend account of the company. कितने दिन में ट्रांसफर कर देना चाहिए? तो लॉ बोलता है विद इन 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हमें ये डिविडेंड का अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। हाँ जी दोस्तों, ये वाला रूल भी एग्जेम्प्ट करने में आया है टू अ गवर्नमेंट कंपनी। ये वाला रूल भी एग्जेम्प्ट करने में आया है टू अ गवर्नमेंट कंपनी। ओके, सेक्शन नंबर 123 का हम लोग 7th पॉइंट पढ़ता है। तो 7th पॉइंट इज अबाउट इंटरिम डिविडेंड। सी व्हाट इज एन इंटरिम डिविडेंड? तो लॉ मेकर बोलता है कि बॉस, अगर साल के बीच में कंपनी को प्रॉफिट हुआ है एंड कंपनी अगर उस प्रॉफिट को बांटना चाहता है, तो उस प्रॉफिट को जो कंपनी बांट रहा है इज कॉल्ड एज इंटरिम डिविडेंड। जब भी कोई कंपनी इंटरिम डिविडेंड बांटना चाहेगा, तो कंपनी कैन यूटिलाइज द सरप्लस ऑफ P&L, या तो कंपनी कैन यूटिलाइज प्रॉफिट्स of current year, that is the year wherein the profits got generated, या तो company can also utilize profits of preceding quarter of the same financial year, तो जब भी कोई कंपनी इंटरिम डिविडेंड बांटना चाहेगा, तो इसमें से कहीं से भी कंपनी पैसा विड्रॉ कर सकता है एंड इंटरिम डिविडेंड बांट सकता है। अच्छा, लॉ मेकर बोलता है कि अगर करंट ईयर में कंपनी को लॉस हुआ है, तो देख जनरली इंटरिम डिविडेंड बांटना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर तुम्हारा कंपनी इंटरिम डिविडेंड बांटना चाहती है तो हम रोक नहीं सकता है। बट यहाँ पर आपके कंपनी को एक कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, एंड कंडीशन बोलता है कि बॉस, जो भी रेट ऑफ डिविडेंड होएगा, द रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी लेसर देन इक्वल टू द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड of last 3 financial years. The rate of dividend should be lesser than equal to the average rate of dividend of last 3 financial years. मतलब करंट ईयर में लॉस हुआ है, फिर भी अगर कंपनी इंटरिम डिविडेंड बांटना चाहती है तो बांटने दो, हम रोकेगा नहीं।
बट यहाँ पर एक कंडीशंस का ध्यान रखने का है, और वो कंडीशन है कि आप जो भी इंटरिम डिविडेंड बांटना चाहते हो, द रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड should be lesser than equal to the average rate of dividend of last 3 financial years. जनरली कोई कंपनी बांटेगा नहीं, बट लॉ मेकर का तो काम होता है प्रोविजंस बनाने का, तो प्रोविजन बना के रखा है, प्रोविजन बना के रखा है। सेक्शन नंबर 123 का नेक्स्ट रूल आता है, एंड वो नेक्स्ट रूल बोलता है कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड पे करना चाहती है, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड पे करना चाहती है, तो वो कंपनी डिविडेंड पे कैसे कर सकती है? तो लॉ मेकर बोलता है डिविडेंड कैन बी पेड, नंबर 1 इन अ फॉर्म ऑफ अ कैश, या तो डिविडेंड कैन बी पेड इन अ फॉर्म ऑफ अ चेक, या तो डिविडेंड कैन ऑल्सो बी पेड इन अ फॉर्म ऑफ अ वारंट, या तो प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल मस्त वाला सिस्टम चलता है विच इज अडॉप्टेड वाइडली, दैट इज डिविडेंड कैन बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मतलब कंपनी डिविडेंड का पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती है। तो डिविडेंड कैन बी पेएबल इन अ फॉर्म ऑफ अ कैश और चेक और वारंट्स और इवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 में ही लॉ मेकर बोलता है कंपनी डिविडेंड किसको पे करेगा, टू हुम द डिविडेंड विल बी पेड। तो लॉ मेकर बोलता है कि डिविडेंड विल बी पेड टू अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, डिविडेंड विल बी पेड टू अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, या तो डिविडेंड कैन बी पेड टू हिज ऑर्डर, मतलब रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने जो डायरेक्शंस दिया रहेगा उस डायरेक्शंस के हिसाब से भी कंपनी डिविडेंड पे किया जा सकता है, या तो डिविडेंड कैन बी पेड टू हिज बैंकर, मतलब रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का जो भी बैंकर होएगा, कंपनी डायरेक्टली उस बैंकर के पास जाकर उस शेयर होल्डर के अकाउंट में डिविडेंड का पैसा जमा करवा सकती है। अच्छा, उसी पॉइंट नंबर 8 में एक लास्ट पॉइंट आता है जो बोलता है अबाउट निधि कंपनी। निधि कंपनी के लिए क्या प्रोविजन है? तो लॉ बोलता है कि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उधर से 30 डेज के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट अगर निधि कंपनी के पास कोई भी प्रकार का अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड रहा, तो उस डिविडेंड का अमाउंट निधि कंपनी स्वयं अपने मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट करेगा। निधि कंपनी वो डिविडेंड का अमाउंट मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया जाएगा। तो दिस इज जस्ट अ प्रोविजन फॉर अ निधि कंपनी, दिस इज जस्ट अ प्रोविजन फॉर अ निधि कंपनी। तो हमने यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में पहले क्या पढ़ा? पॉइंट नंबर 6 में हमने पढ़ा कि जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उधर से 5 दिनों के अंदर अंदर कंपनी डिविडेंड का अमाउंट सीधा का सीधा एक सेपरेट अकाउंट में जमा करवा देगा इन अ शेड्यूल बैंक। ये रूल इंटरिम डिविडेंड के लिए भी एप्लीकेबल होएगा, ये रूल इंटरिम डिविडेंड के लिए भी एप्लीकेबल होएगा। बट ये प्रोविजन एग्जेम्प्ट किया गया है फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी, ये प्रोविजन एग्जेम्प्ट किया गया है फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी। जब भी कोई कंपनी इंटरिम डिविडेंड बांटना चाहती है तो वो कंपनी इंटरिम डिविडेंड बांट सकती है आउट ऑफ द सरप्लस इन पीएनएल, या तो आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या तो आउट ऑफ द प्रॉफिट्स जनरेटेड इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर कंपनी को लॉस हुआ है, कंपनी ने लॉस इंकर किया है, फिर भी अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करवाना चाहती है, दैट इज इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करवाना चाहती है, तो याद रखना द रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड shall not be higher than the average rate of interim dividends, that is the average rate of dividends of last 3 financial years, the average rate of dividends of last 3 financial years. Okay, डिविडेंड पे कैसे किया जा सकता है? तो डिविडेंड कैन बी पेड इन कैश और चेक और वारंट्स और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। डिविडेंड पे किसको किया जाएगा? तो टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, या तो उसके दिए गए डायरेक्शंस के हिसाब से, या तो उसके बैंकर को। निधि कंपनी हो तो लॉ बोलता है कि 30 दिनों के अंदर अंदर निधि कंपनी डिविडेंड पे तो कर ही देगा,
बट अगर कोई भी प्रकार का डिविडेंड अनक्लेम्ड है या डिविडेंड अनपेड है तो उस पैसे को निधि कंपनी स्वयं अपने मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट करने जाएगा। तो यहाँ पर हमने अभी तक सेक्शन नंबर 123 के अंदर 8 पॉइंट्स को समझ लिया है। अब आता है आखिरी के 2 पॉइंट्स, जिसमें पॉइंट नंबर 9 बोलता है कि अगर तुम्हारा कंपनी सेक्शन नंबर 73 या तो तुम्हारा कंपनी सेक्शन नंबर 74 इसका अगर डिफॉल्ट चल रहा है, ये दोनों का दोनों प्रोविजंस टुवर्ड्स डिपॉजिट्स वाला है जो हमने ऑलरेडी रिवाइज कर दिया है अंडर चैप्टर नंबर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर ऐसी कोई प्रोविजंस में हमारे कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो हमारा कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू डिक्लेयर डिविडेंड्स। सेक्शन नंबर 73, सेक्शन नंबर 74 का अगर डिफॉल्ट किया है एंड ये डिफॉल्ट अभी भी चल रहा है तो हमारा कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू डिक्लेयर डिविडेंड्स। लास्ट आता है दैट इज पॉइंट नंबर 10। लास्ट आता है दैट इज पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 बोलता है कि अगर आपका कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी है, अगर आपका कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी है, मतलब यू आर सेक्शन 8 कंपनीज, तो याद करो मैंने आपको मेरे चैप्टर नंबर 1 के अंदर दैट इज प्रिलिमिनरी वाले चैप्टर के अंदर जब मैंने आपको नॉन प्रॉफिट कंपनी का कुछ पॉइंट्स बोला था, उस वक्त मैंने आपको बोला था कि नॉन प्रॉफिट कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू डिक्लेयर डिविडेंड्स अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। तो नॉन प्रॉफिट कंपनी के ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर तो लागू ही होता ही नहीं है। तो इन शॉर्ट चैप्टर नंबर 8 का प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन प्रॉफिट कंपनीज। तो जो भी कंपनीज विच आर नथिंग बट सेक्शन 8 कंपनीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पेइंग एनी काइंड ऑफ डिविडेंड्स टू इट्स मेंबर्स। ये लोग कभी भी अपने प्रॉफिट्स को अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता नहीं है। सर इंटेंशनल प्रॉफिट्स तो होएगा नहीं, बट अगर बाय चांस अनइंटेंशनल प्रॉफिट्स भी हो गया ना तो वो अनइंटेंशनल प्रॉफिट्स भी तुम्हारा कंपनी मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। इनफैक्ट वो अनइंटेंशनल प्रॉफिट यूटिलाइज किया जाएगा फॉर प्रमोटिंग द सेम बिजनेस फॉर विच द कंपनी वॉज बीन इनकॉर्पोरेटेड, फॉर विच द कंपनी वॉज बीन फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग ने सेक्शन नंबर 123 के सारे प्रोविजंस को अंडरस्टैंड कर लिया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सेक्शन नंबर 124 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, इसमें एक रिसेंट अमेंडमेंट आया है एंड यस ये सेक्शन नंबर 124 के अंदर जो पेनल्टी हुआ करता था वो पेनल्टी अब चेंज हो चुका है। तो व्हाट इज द रिवाइज्ड पेनल्टी उसके बारे में हम जरूर जानेंगे, बट एक बार हम पहले सेक्शन नंबर 124 को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 124 बोलता है अबाउट अनपेड डिविडेंड अकाउंट। यस माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूरिंग आवर रेगुलर लेक्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो उधर से 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी उस डिविडेंड को पे कर देना चाहिए। सबसे पहले याद करो हमने सेक्शन नंबर 123 के अंदर एक प्रोविजन पढ़ा था। प्रोविजन बोला था कि बॉस जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उधर से 5 दिनों के अंदर अंदर हमें वो डिविडेंड का पैसा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ता है। उस अकाउंट को हम बोलते हैं डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी। वो पैसा हमें जमा करना पड़ रहा था इन अ स्केड्यूल्ड बैंक। अब लॉ क्या बोला कि भैया जिस दिन तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया ना उधर से 30 डेज के अंदर अंदर तुम्हारा डिविडेंड अकाउंट के अंदर का बैलेंस 0 हो जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पर 30 डेज के बाद भी अगर डिविडेंड अकाउंट के अंदर कुछ पैसा जमा रहता है, कुछ पैसा पड़ा रहता है, तो उस पैसे को हम कहते हैं डिविडेंड नॉट पेड या डिविडेंड नॉट क्लेम्ड।
तो यहाँ पर ये जो भी पैसा बच जाता है वो पैसा हमें एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है, कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनी। सपोज करो कि हमने डिविडेंड अकाउंट के अंदर 10 करोड़ रुपया जमा किया था एंड दिस मनी वाज गोइंग टू गेट यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब यहाँ पर डिविडेंड अकाउंट के अंदर 10 करोड़ रुपया जमा किया गया था, तो लॉ मेकर क्या बोलता है कि ये पूरा का पूरा 10 करोड़ रुपया कंपनी पे कर देना चाहिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर बाई चांस 30 डेज के बाद अगर इस अकाउंट के अंदर कुछ पैसा जमा रह गया, एग्जाम्पल के तौर पे इस अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपया अभी भी पड़ा है। सर ये 10 लाख रुपया कैसे पड़ा है? तो फॉर एग्जाम्पल हमारे कंपनी का एक शेयर होल्डर है मिस्टर ए। कंपनी ने मिस्टर ए नाम के बंदे को डिविडेंड का चेक भेजा था जो 6 लाख रुपए का था। अब ए ने ये चेक रिसीव जरूर किया है, बट मिस्टर ए ने अभी तक ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है। तो जब ये चेक मिस्टर ए डिपॉजिट करेगा तब जाके चेक क्लियर होएगा एंड पेमेंट होएगा। तो ये 6 लाख रुपया मिस्टर ए का पड़ा है इनसाइड द डिविडेंड अकाउंट। देयर इज अनदर शेयर होल्डर नेम्ड एज मिस्टर बी। मिस्टर बी का 4 लाख रुपया का चेक कंपनी ने मिस्टर बी को भेजा, बट यहां पर वो चेक रिटर्न आया, तो कंपनी को पता चला कि मिस्टर बी ने अपना एड्रेस चेंज कर दिया है एंड नया वाला एड्रेस अभी तक मिस्टर बी ने कंपनी को कम्युनिकेट किया नहीं है। तो यहां पर ये टोटल 10 लाख रुपया है जो डिविडेंड अकाउंट के अंदर बच गया है। तो लॉ मेकर्स बोलता है कि 30 डेज के बाद जो भी पैसा डिविडेंड अकाउंट में बच जाता है वो पैसा हमें विद इन 7 डेज ट्रांसफर कर देना पड़ता है इनटू एन अनदर अकाउंट कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो भैया यहाँ पर ये 10 लाख रुपया जो हमारा डिविडेंड अकाउंट में पड़ा था वो 10 लाख रुपया हमें 7 दिनों के अंदर अंदर ट्रांसफर कर देना है इनटू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सर अगर मान लो अगर हमने ये ट्रांसफर 7 दिन में नहीं किया तो लॉ मेकर बोलता है कि भैया ये पैसा ट्रांसफर तो करना पड़ेगा आपको। अगर कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो 7 डेज के बाद जब भी ये पैसा ट्रांसफर करोगे तो ब्याज के साथ ट्रांसफर करोगे एंड द ब्याज विल बी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ब्याज विल बी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। चलो हमने यहाँ पर ये 10 लाख रुपया डिविडेंड अकाउंट से उठाया एंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया। अब जिस दिन ये पैसा हमारा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हुआ उधर से 90 डेज के अंदर अंदर हमारा कंपनी एक स्टेटमेंट जारी करेगा जिसमें शेयर होल्डर का नाम, उसके पास कितना शेयर्स है, उसका कितना डिविडेंड का पैसा कंपनी के पास जमा है एंड उसके पास हमारे कंपनी का कितना शेयर्स है, इसका पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट कंपनी अपने खुद के वेबसाइट के ऊपर पुट ऑन करेगा। लगे हाथ दूसरे भी कोई वेबसाइट के ऊपर पुट ऑन किया जा सकता है विच इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। सर अब जो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया था वो पैसा जिंदगी भर तक उधर ही रहेगा क्या? नहीं। अगर कोई शेयर होल्डर अपना पैसा क्लेम कर देता है तो उसको वो पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। बट अगर मान लो यहाँ पर लगातार 7 सालों तक लगातार नेक्स्ट 7 इयर्स तक ये 10 लाख रुपया ना ही मिस्टर ए ने क्लेम किया ना ही मिस्टर बी ने क्लेम किया, तो ये पूरा का पूरा 10 लाख रुपया कंपनी अपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट से उठाएगा एंड ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स द फंड called as IEPF, that is Investors Education and Protection Fund. This is a fund which has been established by government.
आईपीएफ के बारे में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे, बट उसके लिए हमें सेक्शन नंबर 125 को समझना पड़ेगा, बिकॉज सेक्शन नंबर 125 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ आईईपीएफ। तो आइए माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर एक बार सेक्शन नंबर 124 के पूरे फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। जी माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उधर से 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। मान लिया बात सर, बट अगर सर मान लो कि डिविडेंड अकाउंट के अंदर हमने जो पैसा ट्रांसफर किया था उस अकाउंट के अंदर कुछ पैसा जमा रह गया, तो उस अकाउंट के अंदर कुछ पैसा बच गया, तो लॉ मेकर बोलता है कि भैया 7 दिनों के अंदर अंदर वो पैसा तुम एक डिफरेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। 7 दिनों में ट्रांसफर कर दिया तो बढ़िया है, बट अगर नहीं किया तो जब भी वो पैसा ट्रांसफर करोगे तो विद इंटरेस्ट ट्रांसफर करोगे एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 12% पर एनम। जी हाँ सर, हमने डिविडेंड अकाउंट से पैसा उठाया और हमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर भी कर दिया सर। अब क्या करें सर? अरे भैया आप क्या करो, अब आप एक स्टेटमेंट बनाओ कि भैया हमने कौन से शेयर होल्डर का कितना रुपया, शेयर होल्डर का आखिरी वाला एड्रेस जो हमें मालूम था एंड उसका कितना डिविडेंड का अमाउंट हमने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया है, उसका स्टेटमेंट बनाओ एंड वो स्टेटमेंट कंपनी अपने खुद के वेबसाइट के ऊपर प्लेस करेगा अलॉन्ग विद एनी अदर वेबसाइट विच इज बीन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। अब जो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहेगा फॉर नेक्स्ट 7 years। वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहेगा फॉर नेक्स्ट 7 years। 7 साल में अगर किसी ने अपना पैसा क्लेम कर दिया तो यहाँ पर पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट से उठाकर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बट अगर लगातार 7 साल तक किसी ने अपना पैसा क्लेम ही नहीं किया, ना ही मिस्टर ए ने अपना पैसा क्लेम किया, ना ही मिस्टर बी ने अपना पैसा क्लेम किया, तो सीधा का सीधा ये पैसा एक फंड में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा कॉल्ड एज आईईपीएफ, दैट इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। लॉ मेकर बोलता है कि बॉस ये पूरे के पूरे सेक्शन नंबर 124 का अगर कोई भी प्रोविजन टूटा तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगा, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगा 1 लाख रुपए का। एंड जितना दिन ये डिफॉल्ट कंटिन्यू होते जाएगा पर डे 500 रुपए का पेनल्टी अलग से लगते जाएगा, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ ₹10 lakhs, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ ₹10 lakhs। कंपनी का जो भी ऑफिसर था हु वॉज इन डिफॉल्ट, दैट इज एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा 25,000 रुपीज का। जितना दिन ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा पर डे अलग से 100 रुपए का पेनल्टी लगते जाएगा, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ ₹2 lakhs, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ ₹2 lakhs। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड सेक्शन नंबर 125 जो बोलता है अबाउट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। यहाँ पर लॉ मेकर बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड एस्टैब्लिश किया है कॉल्ड एज आईईपीएफ, दैट इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। यहाँ पर ये फंड बनाने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट अवेयरनेस अमंगस्ट इन्वेस्टर्स, यस, ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। यहाँ पर आईपीएफ नाम वाले फंड के पास बहुत सारे जगहों से पैसा आता है। द मनी इज बीन क्रेडिटेड थ्रू वेरियस वेज। यहाँ पर there are total 14 ways which are being given through which the money will be credited inside this fund। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर कि कंपनी ने अगर डिपॉजिट्स के नाम पे कोई पैसा लिया था एंड यहाँ पर डिपॉजिट्स का मैच्योरिटी आ चुका था, वन ऑफ द डिपॉजिटर नेम्ड एज मिस्टर श्याम ने अपना पैसा क्लेम बैक किया ही नहीं था कंपनी के पास से। कंपनी ने श्याम को डिपॉजिट्स का पैसा लौटाने का कोशिश भी किया बट मिस्टर श्याम वॉज नॉट ट्रेसेबल।
तो अगले 7 इयर्स तक ये डिपॉजिट्स का पैसा कंपनी अपने पास रखेगा। यहां पर अगर नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिस्टर श्याम ने ये पैसा क्लेम ही नहीं किया, तो फिर श्याम का जो भी प्रकार का मैच्योर्ड डिपॉजिट्स होएगा वो पैसा सीधा का सीधा फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और एक एग्जांपल ले लो भैया, अगर यहां पर कंपनी ने फॉर एग्जांपल कोई प्रकार का डिबेंचर्स इशू किया था, जो डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किया था, दो डिबेंचर्स वर रिडीमेबल इन नेचर। डिबेंचर्स का रिडम्पशन का तारीख आ चुका था, कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर्स को पैसा रिटर्न करने का चालू भी कर दिया था। बट देयर वाज अ डिबेंचर होल्डर नेम्ड एज मिस्टर राम। देयर वाज अ डिबेंचर होल्डर नेम्ड एज मिस्टर राम। उसने अपने डिबेंचर्स के वैल्यू को रिडीम ही नहीं करवाया था, कंपनी ने उसको चेक भी भिजवाया था, बट राम वॉज नॉट ट्रेसेबल, जिसके कारण मिस्टर राम के डिबेंचर्स को रिडीम नहीं किया गया था। नेक्स्ट 7 इयर्स तक कंपनी मिस्टर राम के बिहाफ पे ये पैसा अपने पास होल्ड करके रखेगा। अगर इन 7 साल में मिस्टर राम अपने डिबेंचर्स के लिए पैसा मांगने आ जाते हैं तो राम को रिडम्पशन दे दिया जाएगा। बट अगर 7 इयर्स तक राम आता ही नहीं है तो फिर राम का जो भी रिडम्पशन वैल्यू था वो सीधा का सीधा 7 इयर्स के बाद इस फंड के अंदर ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, दैट इज IEPF। So there are various ways through which the money will be getting credited inside the fund. In a similar way, there are various ways through which the money will be debited from this fund. अब पैसा अगर फंड रिसीव कर रहा है तो वो पैसा फंड खर्च भी तो करता रहेगा। मतलब IPF के अंदर पैसा आता भी है एंड पैसा जाता भी है। कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पे पैसा खर्च होता है, ये सब चीज हमने एकदम डिटेल में अंडरस्टैंड कर दिया था ड्यूरिंग आवर रेगुलर लेक्चर्स। बट हमें ये पूरा का पूरा लिस्ट लर्न करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी आपने 6 to 8 पॉइंट्स लर्न कर दिया कि बॉस पैसा किधर से आता है एंड पैसा किधर किधर यूटिलाइज होता है, तो दैट इज मोर देन इनफ फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट हमने हमारे रेगुलर लेक्चर्स में सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस जरूर किया था। इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या आता है, तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है अबाउट द अदर प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टुवर्ड्स IPF। अब IPF नाम का एक फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश तो कर दिया था। इस फंड को एडमिनिस्टर करने के लिए एंड इस फंड के हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए there will be few people getting appointed by the central government, and those group of people will be considered as an authority. यहाँ पर इस पूरे के पूरे फंड को एडमिनिस्टर करने के लिए एक चेयरमैन की जरूरत पड़ती है। तो लॉ मेकर बोलता है कि अपना MCA का जो सेक्रेटरी होता है ना, वही इस पूरे के पूरे फंड का चेयरपर्सन माना जाता है। चेयरपर्सन के साथ साथ देयर विल बी 6 मोर मेंबर्स, जो मैक्सिमम 7 तक जा सकता है, एंड यस देयर विल बी अ CEO। यहाँ पर इस पूरे के पूरे फंड को एडमिनिस्टर करने के लिए अगर कोई भी प्रकार का ऑफिस चाहिए या ऑफिसर्स चाहिए या एम्प्लॉयज चाहिए या दूसरा कोई भी रिसोर्सेज चाहिए, तो उसके लिए आप मेहरबानी करके सीधा का सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करना। इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हु विल प्रोवाइड some kind of offices or officers or employees or other resources which are required in order to administer the fund. लॉ मेकर बोलता है कि बॉस IPF का अकाउंट्स तो अलग से बनेगा, मतलब जरूर बनेगा। तो यहाँ पर ये जो अथॉरिटी जो अपॉइंट किया गया है, दैट इज द चेयरमैन। अलॉन्ग विद द चेयरमैन देयर विल बी 6 मोर मेंबर्स, जो मैक्सिमम 7 तक जा सकता है। अलॉन्ग विद इट देयर विल बी अ CEO। ये लोग सब लोग इस पूरे के पूरे फंड का हिसाब किताब अच्छे से मेंटेन करेंगे।
हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए द कंसल्टेशंस कैन बी टेकन फ्रॉम C&AG। हिसाब किताब को मेंटेन करने के लिए द कंसल्टेशन कैन बी टेकन फ्रॉम C&AG। लॉ मेकर बोलता है कि ये जो भी अथॉरिटी अपॉइंट किया गया है, दैट अथॉरिटी इटसेल्फ इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू डिसाइड अबाउट द एक्सपेंसेस ऑफ द फंड। मतलब पैसा किधर खर्चना चाहिए, किस कारण के लिए खर्चना चाहिए, लेट द डिसीजंस बी टेकन बाय द अथॉरिटी विच इज बीन अपॉइंटेड। इस पूरे के पूरे फंड का ऑडिट करवाया जाएगा एंड द ऑडिट विल बी डन बाय C&AG, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे ही ऑडिट खत्म हो जाएगा तो उसका एक ऑडिट रिपोर्ट बनाया जाएगा एंड द ऑडिट रिपोर्ट विल बी फॉरवर्डेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, यहाँ पर ये जो अथॉरिटी अपॉइंट हुआ था, दैट अथॉरिटी हैज गॉट अ ड्यूटी टू प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट एज वेल। यहाँ पर एक पूरा का पूरा एनुअल रिपोर्ट बनाया जाएगा एंड वो एनुअल रिपोर्ट भी सीधा का सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो रिपोर्ट आएगा, वन इज एन ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम C&AG, अनदर इज द एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटी इटसेल्फ। ये दोनों का दोनों रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा का सीधा जमा करवाएगा at both the houses of parliament, at both the houses of parliament, that is the lower house as well as the upper house, lower house as well as the upper house, that is Lok Sabha as well as Rajya Sabha. So both the reports will be placed before each house of the parliament, that is the lower house as well as the upper house. तो यस माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमारा इस चैप्टर के अंदर सेक्शन नंबर 123, सेक्शन नंबर 124 एंड सेक्शन नंबर 125 अच्छे से इन डिटेल रिवाइज हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द लास्ट प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सेक्शन नंबर 127 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 127 of Companies Act 2013 deals with the punishment for failure to distribute dividends. लॉ मेकर बोलता है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसका पेमेंट करना मैंडेटरी बन जाता है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड डिक्लेयर करना इज ऑप्शनल, बट इफ द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड तो यस उसका पेमेंट इज मैंडेटरी, उसका पेमेंट इज मैंडेटरी। तो व्हाट इज द टाइम लिमिट टू पे द डिविडेंड? तो लॉ मेकर बोलता है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो इट मस्ट बी पेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उधर से 30 days के अंदर अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। या तो डिविडेंड पे कर दो या तो डिविडेंड का वारंट पोस्ट कर दो। आइदर द डिविडेंड शुड बी पेड या तो डिविडेंड का वारंट एटलीस्ट पोस्ट कर दो विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सर कंपनी ने डिविडेंड का वारंट पोस्ट कर दिया था विद इन 30 days, बट अगर मान लो कि शेयर होल्डर उस वारंट को रिसीव नहीं कर पाया विद इन 30 days, हाँ भैया, तो फिर आप कंपनी को लायबल नहीं ठहरा सकते हो। कंपनी का काम है डिविडेंड वारंट को पोस्ट कर देना। अगर पोस्टेज वालों ने इस वारंट को थोड़ा लॉन्गर समय लगाया डिलीवर करवाने को तो आप कंपनी को जिम्मेदार ठहरा सकते नहीं हो। So the day when the dividend was being declared, उधर से 30 days के अंदर अंदर या तो डिविडेंड पे हो जाना चाहिए या तो डिविडेंड वारंट पोस्ट हो जाना चाहिए। कंपनी ने डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दिया बट शेयर होल्डर को वो मिला 30 days के बाद, तो फिर आप कंपनी को लायबल ठहरा सकते नहीं हो। सर अगर बाई चांस कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट 30 days भी हो गया, अभी तक ना पेमेंट किया है कि ना ही डिविडेंड वारंट पोस्ट के थ्रू भेजा है, मतलब कंपनी हैज फेल्ड टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर।
If there is a failure, तो yes there will be a punishment for the failure. If there is a failure, तो yes there will be a punishment for that failure. लॉ मेकर बोलता है कि एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, लॉ मेकर बोलता है कि एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी will be sent for imprisonment for up to 2 years. कौन से डायरेक्टर्स को जेल का सजा हो जाएगा? उन सब डायरेक्टर्स को who were knowing about the default. So if you are a director who is knowingly a party to the default, then yes आपको punishment की दिया जाएगा, जहां पर आपको मैक्सिमम 2 साल के लिए जेल में भेजा जाएगा। लगे हाथ आपके पास से एक फाइन कलेक्ट किया जाएगा विच विल बी ₹1000 पर डे टिल द टाइम द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। जितना दिन ये डिफॉल्ट कंटिन्यू होते जाएगा उतने दिन के लिए हजार रुपए का फाइन लगते जाएगा। इनफैक्ट कंपनी को बोल दिया गया है कि बॉस आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो आपको पे कर ही देना चाहिए था। अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपको वो डिविडेंड पे कर ही देना चाहिए था। सो द डे व्हेन द डिविडेंड वाज बीन डिक्लेयर्ड, उधर से 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। बट अगर कंपनी ने 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड पे नहीं किया तो कंपनी अब ये डिविडेंड जब पे करेगा तब इंटरेस्ट के साथ पे करेगा, एंड द इंटरेस्ट विल बी अ सिंपल इंटरेस्ट दैट इज एट द रेट ऑफ 18% पर एनम के हिसाब से। However, there are few situations जहां पर आपको ये पनिशमेंट से एग्जेम्पशन दिया जा सकता है। लॉ मेकर बोलता है कि फॉलोइंग सिचुएशन में नो ऑफेंस शैल बी अज्यूम्ड टू हैव बीन कमिटेड, no offense shall be assumed to have been committed, which means there will be no punishment getting levied in the following situations. सबसे पहला सिचुएशन लॉ मेकर बोलता है कि डिविडेंड हम पे नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ। सेकेंड रीजन लॉ मेकर बोलता था कि शेयर होल्डर ने कोई प्रकार का डायरेक्शन दिया कंपनी को कि बॉस मेरा डिविडेंड आप ऐसे 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 इस जगह पे इस प्रकार जमा करो। कंपनी ने शेयर होल्डर के डायरेक्शंस का पालन करने का पूरा कोशिश किया, बट द डायरेक्शंस वर नॉट गेटिंग कंप्लाइड विद, एंड कंपनी ने ये चीज को कम्युनिकेट भी किया टू दैट शेयर होल्डर। हाँ, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर ने डायरेक्शंस दिया, कंपनी ने डायरेक्शंस का पालन करने का कोशिश किया, बट अगर कंपनी ने ये चीज शेयर होल्डर को कम्युनिकेट ही नहीं किया कि आपने जो डायरेक्शंस दिया था वो हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फिर कंपनी ने यहाँ पर कुछ गलती किया है एंड कंपनी के ऊपर उसका पनिशमेंट लग जाएगा। बट अगर कंपनी ने कम्युनिकेट कर दिया कि भैया आपने जो डायरेक्शंस दिया था हमने उन डायरेक्शंस का पालन करने का पूरा कोशिश किया, बट सॉरी टू से हम वो डायरेक्शंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर कंपनी ने कोई भी प्रकार का डिफॉल्ट किया है, यहाँ पे ऐसा कोई चीज माना जाएगा नहीं। एंड इफ द ऑफेंस इज नॉट बीन कमिटेड, तो फिर कोई भी प्रकार का पनिशमेंट भी लागू किया जाता नहीं है। तीसरा एक्सेप्शनल केस बोलता है कि बॉस देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द राइट टू रिसीव द डिविडेंड। तो कंपनी प्रीटी ऑब्वियस है अपने शेयर होल्डर को बोल देगा कि भैया डिस्प्यूट आप लोगों का है, आप डिस्प्यूट को खत्म करो, हम तो डिविडेंड पे करने के लिए बैठे ही बैठे हैं। चौथा पॉइंट लॉ मेकर बोलता है कि बॉस कंपनी ने शेयर होल्डर के डिविडेंड को लॉफुली एडजस्ट कर दिया है। कंपनी ने शेयर होल्डर के डिविडेंड को लॉफुली एडजस्ट कर दिया है अगेंस्ट एनी मनी विच वॉज बीन ड्यू फ्रॉम दैट शेयर होल्डर। अगर कंपनी को शेयर होल्डर के पास से कुछ पैसा वसूलना था, बट शेयर होल्डर ने उस पैसा पे करने में डिफॉल्ट कर दिया था, और अगर कंपनी ने यहाँ पर कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया तो कंपनी यहाँ पर सीधा का सीधा उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के पास से जो पैसा वसूलना था उस पैसे को इस डिविडेंड के सामने लॉफुली एडजस्ट कर सकता है। आखिरी पॉइंट बोलता है कि बॉस देयर माइट बी एनी अदर रीजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिविडेंड वारंट पोस्ट के थ्रू भेज दिया है, बट यहाँ पर पोस्ट वालों ने कुछ लॉन्गर समय लगा दिया इस डिविडेंड वारंट को डिलीवर करवाने में, तो फिर आप कंपनी को यहाँ पर लायबल ठहरा सकते नहीं हो। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, हमने पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 127 को रिवाइज कर दिया।
इनफैक्ट हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 8 दैट इज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाला चैप्टर भी रिवाइज हो गया है. So that's all towards the provisions of chapter number 8 that is about declaration and payment of dividends. याद रखना इस पूरे के पूरे चैप्टर में सेक्शन नंबर 124 का जो पेनल्टी हुआ करता था वो पेनल्टी अब चेंज हो गया है, वो पेनल्टी अब चेंज हो गया है. आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 के रिविजन्स को अच्छे से एंजॉय किया रहेगा. स्टडी वेल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, be at home, be safe. Thank you so much.